Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 12 January 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज South Africa accuses Israel of genocide in Palestine, ask UN court to step in. अब यहाँ पर क्या हुआ है आप सभी को बता दिया जाए कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल को अक्यूज किया है कि इजराइल यहाँ पर क्या कर रहा है, पैलेस्टीन में जीनोसाइड को कमिट कर रहा है. ओके, सो ये कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका एक्यूज इजराइल ऑफ कमिटिंग जीनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस एंड प्लीडेड विद द UN stop court on Thursday to urgently order a halt to the country's military operation. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अर्ज किया है कि क्या किया जाए, ये जो कंट्री की मिलिट्री ऑपरेशन है उसको यहाँ पर रोका जाए तुरंत ही तुरंत. ओके, सो साउथ अफ्रीकन के लॉयर ने कहा कि अभी जो लेटेस्ट गाजा वॉर आपका स्टार्ट हुआ है तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर पैलेस्टीनियंस हैं उनको ये ऑपरेशन की तरफ लिखा जा रहा है बाय इजराइल. तो इजराइल एक तरीके से क्या कर रहा है, पैलेस्टीनियंस को ऑपरेस कर रहा है और ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं इजराइल का यहाँ पर क्या है, जीनोसाइड है. मतलब इजराइल के द्वारा यहाँ पर पैलेस्टीनियंस पर जीनोसाइड किया जा रहा है. सो नथिंग विल स्टॉप द सफरिंग एक्सेप्ट एन ऑर्डर फ्रॉम दिस कोर्ट. तो इसमें ही कहा जा रहा है कि ये जो वॉर है तभी रुकेगा जब यहाँ पर इस कोर्ट से कोई ऑर्डर सामने आएगा. अदरवाइज ये जो इजराइल और गाजा का वॉर आपका, ये जो आपकी सारी चीजें किलिंग हो रही हैं, इसको आप कोई भी मतलब नहीं रोक सकता है. तो साउथ अफ्रीका इंसिस्टेड इजराइल कमिटेड जीनोसाइड बाय डिजाइन. इजराइल का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहा, इजराइल ने ये कहा कि कोई जीनोसाइड नहीं है. इट हैज सेंड अ स्ट्रॉन्ग लीगल टीम टू डिफेंड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन. प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू वोव टू कंटिन्यू फाइटिंग हमास, द extremist group that stormed through Israeli communities on 7th of October and killed 1,200 people. तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई भी जीनोसाइड नहीं है. क्या इजराइल ने ये कहा, उनका रिस्पांस इजराइल का ये रहा कि दिस इज नॉट अ जीनोसाइड. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप से फाइट कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है. ठीक है, आप सभी को यहाँ पर 7th of October का इंसिडेंट तो पता ही होगा. इसमें हमास ने क्या किया था, 1200 लोगों को यहाँ पर, इजराइल के 1200 लोगों को यहाँ पर उनको मार दिया था. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस इज एन अपसाइड डाउन वर्ल्ड. द स्टेट ऑफ इजराइल इज अक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड व्हाइल द फाइटिंग जीनोसाइड, ही सेड इन वीडियो स्टेटमेंट. अब यहाँ पर इजराइल ने ये बात भी कही कि द स्टेट ऑफ इजराइल, आज का जो वर्ल्ड है वो अपसाइड डाउन है ना. इजराइल यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद ही एक्यूज हो रहा है जीनोसाइड का. ऑल्दो इजराइल वाइल ही इज फाइटिंग फॉर द जीनोसाइड, वो जीनोसाइड के लिए फाइट कर रहा है, ना कि वो जीनोसाइड कर रहा है. तो ऐसे कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सेस चल रहे हैं. अब हम फर्दर यहाँ पर देखते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आता है. अब इसमें से आपके लिए एक चीज निकल कर आती है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, अगर आप सभी को बता दिया जाए, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आपका क्या सुप्रीम कोर्ट है ना. फॉर एग्जाम्पल आपके पहले यहाँ पर सेशन कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद आपका हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के बाद यहाँ पर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट आता है. सुप्रीम कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये आप सभी को पता है. इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का भी एक कोर्ट है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. यहाँ पर क्या होता है, कंट्रीज अपने मतलब कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे वेरियस स्टेट से आपके केसेस जाते हैं. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका यहाँ पर गया इजराइल के अगेंस्ट में, तो ये केस किसके बीच में है, दो कंट्रीज के बीच में है. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपकी कंट्रीज के बीच में क्या होता है, यहाँ पर केसेस फाइट किए जाते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ मूव करते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डार्क फाइबर्स. अब हम डार्क फाइबर्स के बारे में यहाँ पर कुछ बात करेंगे और इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग डार्क फाइबर इज अ न्यूज फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज अवेलेबल टू परचेस और रेंट फ्रॉम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका फाइबर ऑप्टिक है
डार्क फाइबर क्या है? डार्क फाइबर की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ अनयूज फाइबर ऑप्टिक केबल। मतलब कुछ कुछ ऐसे केबल होते हैं ना जिसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है, उन केबल्स को अवेलेबल कराया जाता है, वो जो भी आपका केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको परचेस किया जाता है, रेंट पर यहाँ पर दिया जाता है जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ओके, सो डार्क फाइबर इज इनएक्टिव बिकॉज नो इन्फॉर्मेट आयन इज पास थ्रू इट, सो नो लाइट पल्स इज ट्रांसमिटेड। इसमें अभी क्या कहा जा रहा है कि आपका जो डार्क फाइबर होता है वो इनएक्टिव होता है, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेंट जो आयंस होते हैं वो पास नहीं होते हैं, और इसी के चलते सो नो लाइट इम्पल्स पल्सेस इज ट्रांसमिटेड, इसमें से कोई भी लाइट जो पल्स होती है वो ट्रांसमिट नहीं होती। सो सेबी बैन्स द यूजेस ऑफ डार्क फाइबर इंडिया। क्या सेबी ने यहाँ पर डार्क फाइबर को जो उसका यूज है उसको यहाँ पर बैन किया हुआ है? तो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, या आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है एंड आपको यही बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट। पहली बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, ऑल एक्सपेंसेस फॉर द यूपीएससी आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा जा रहा है कि यूपीएससी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फंड होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपके पे होते हैं। ओके, नाउ यूपीएससी डज नॉट इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन और डेप्यूटेशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि यूपीएससी में जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं वहां पर उनका अपॉइंटमेंट और जो प्रमोशन अपॉइंटमेंट होता है ऑफिसर्स का, उनका वो प्रमोशन और डेप्यूटेशन नहीं करते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? थर्ड स्टेटमेंट इज यूपीएससी एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग कि यूपीएससी एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है, कोई भी मैटर उनके पास आता है और वो मैटर कौन रेफर करता है? कमीशन आपकी रेफर करती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमने क्या किया है, आपको ये पर्टिकुलर मैटर है और यूपीएससी से यहाँ पर एडवाइस मांगती है, तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी? तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है द इंडियन पार्लियामेंट आ प्रॉमिस पॉइंट। अब देखिए इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें ये कहा जा रहा है, अगर हम देखते हैं 2023 को, ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है जैसे कि एक तरफ से क्या है, हमारी गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी होगी आपकी, और दूसरी तरफ आपकी आ जाती है अपोजिशन पार्टी। अभी हाल ही फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, सो the lemon turn Indian Parliament took in December 2023 gives us a valiant point to review the state of this foundational institution of public life of the most populous country in the world today. So it has one of the gravest security lapses the House has witnessed in history when two young men with gas canister jumped on the floor of the Lok Sabha from its gallery and spread pandemonium there and reason little no far। अब आप सभी को पता अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले ही बहुत इसका जो बवाल बना हुआ था और जिसके कारण जो अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पर क्या किया, उसका स्टैंड लिया। तो इसी के चलते यहाँ पे 146 जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्हें सस्पेंड किया गया। ओके, सो यहाँ पर जो दो यहाँ पर पर्सन थे, दो उन्होंने पार्लियामेंट में वो लोकसभा में आए और जो कलर कैनिस्टर्स होते हैं उसका यूज किया, यहाँ पर गैस कैनिस्टर्स का यहाँ पर यूज किया। तो क्वेश्चन उठाया अपोजिशन पार्टी ने कि यहाँ पर सिक्योरिटी का ऐसे ब्रीच हुआ कैसे, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, और इसी के चलते क्या हो रहा था, अपोजिशन पार्टी यहाँ पर आंसर मांग रही थी। तो आप सभी को पता है देन eventually leading to a suspension of 146 members of the both house of the parliament। तो दोनों हाउस, जो हमारे दोनों हाउस हैं, तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके कारण 146 जो मेंबर्स थे उनको क्या किया गया, आपका यहाँ पर सस्पेंड किया गया। ओके, अब देखिए ये कहा जा रहा है, अब इसमें दो चीजों की बात की जा रही है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, एक हो गया आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और दूसरा हो जाता है आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, है ना, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि आपके प्रेसिडेंट हेड होते हैं। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं। सो पहले तो हमने क्या किया, वेस्टमिनिस्टर जो सिस्टम है उसको हमने अपनाया हुआ है। द चॉइस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द आउटकम ऑफ अ क्लोजली डेलिब्रेट प्रोसेस। द
there was much contention within the Constituent Assembly as well as outside it regarding the form of government best suited for India. अब देखिए हमारे इंडिया में क्या है, आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ये हमने जिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने चूज किया है, इसको अडॉप्ट किया है, ये ऐसा ही नहीं हुआ था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके बीच में बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन हुआ था. ये बात चल रही थी कि इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करेगा या नहीं चलेगा, मतलब करेगा. सो प्रेसिडेंशियल, इंडियन ऑर्थोडॉक्सी, स्वराजिस्ट एंड पार्लियामेंट्री, ये जो आपके यहाँ पर बहुत सारे आपके डिबेट होते हैं इन चार के बीच में. उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि द गुड ऑफ द सिटीजन कम्युनिटी इज एन आउटकम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन इन द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज अ होल. सेकंड, इट हैज अ बेटर कैपेसिटी टू रीच आउट द एथनिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस एज दे कैन इफेक्टिवली रियली इन द चॉइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव. अब देखिए इसमें हमने फिर क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया. क्यों चूज किया? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो माइनॉरिटीज हैं, आपकी जो माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, उनको एक बेटर प्लेस मिलता है ना, उनके जो राइट्स हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा जो उनका कंपीटिंग मॉडल होता है वो कम्युनिटी बेसिस पर होता है. सो अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें हर एक पर्सन के पास, मतलब कि जो अगर हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं उन्हें भी एक बेटर स्पेस मिलता है. सो यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं कि सिटीजन कम्युनिटी से जो हमारा डिबेट निकल कर आया है कि पार्लियामेंट्री में एक आपको बेटर स्पेस मिलता है, कैपेसिटी मिलती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इथनिक और कल्चरल डिफरेंसेस है उससे हम बाहर आ सकते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए यहाँ पर, जैसे कि कई बार क्या होता है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रैली करते हैं, है ना, और वो हम और उनकी चॉइस से वो रैली कर सकते हैं. तो जिससे क्या होता है, जो कल्चरल होता है, डिफरेंस होता है उनके बीच में, इथनिक और कल्चरल डिफरेंस, उसको हम खत्म कर सकते हैं. सो बोथ दीज आर्ग्यूमेंट्स implied that India's representative model encompass great doctrine, ethnic and cultural pluralism. तो यहाँ पर ये क्या encompass करता है कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है वो एक ग्रेट डॉक्ट्राइन और एथनिक कल्चर को यहाँ पर encompass करता है. ओके, सो अभी यहाँ पर देखें, अभी ये जो अपोजिशन पार्टी का जो नेचर यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि ये है कि फ्रॉम द नेचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इट इज ऑब्वियस दैट सच अ रिजीम कैन एंड्योर एंड बी इफेक्टिव ओनली इफ it has stable support, but it has to be questioned and challenged to ensure that it remain faithful to the common good. अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर ये ऑब्वियस है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, रिजीम आती है, वो मेजोरिटी में है, उनकी गवर्नमेंट बन गई, तो वो कैसी रहे, यहाँ पर इफेक्टिव रहे और स्टेबल उन्हें सपोर्ट मिले. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि उन गवर्नमेंट की जो एक्शंस हैं, आपकी जो भी रूलिंग पार्टी है, उसके लिए वहां पर कोई भी क्वेश्चन करने वाला होना चाहिए. और क्वेश्चन कौन करता है उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम में? आपका अपोजिशन पार्टी करती है. तो अपोजिशन का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ताकि जो आपकी रूलिंग पार्टी है वो क्या रहे, कॉमन गुड के लिए यहाँ पर फेथफुल रहे. ओके, सो इस आर्टिकल में देखिए इतना कुछ नहीं है. अभी प्रेजेंट स्टेट की बात की जा रही है कि अपोजिशन ने इतना बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट किया जो कि बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल था, बट स्टिल यहाँ पर हमने देखा कि देखिए यहाँ पर 146 जो आपके मेंबर्स थे उनको क्या किया, सस्पेंड किया गया. बट उसके बाद भी हमारे जो इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं हमारा जो वर्क था वो यहाँ पर उस पर डिबेट और डिस्कशन चल रहा था. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा. अब देखिए यहाँ पर एक बात और कही है, जैसे कि हाउस की एक डिग्निटी की भी बात होती है. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुड हैव टेकन द अपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस टू फॉर्म कमिटी ऑन सिक्योरिटी. एट लीस्ट वॉज द लीडरशिप ऑफ द हाउस नो टाउनिंग टू द एग्जीक्यूटिव एट एक्सपेंसेस ऑफ डिग्निटी. अब देखिए यहाँ पर जो आपके स्पीकर होते हैं उनकी भी एक डिग्निटी होती है पार्लियामेंट में. ठीक है, आपका लोकसभा की बात करते हैं या राज्यसभा में बात करते हैं, तो जो स्पीकर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक डिग्निटी होती है. अब अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये बोल दिया, ये ऑर्डर दे दिया कि अपोजिशन पार्टी से ये कुछ मेंबर्स हैं और वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमिटी बनाएंगे ऑन सिक्योरिटी, तो इसमें जो आपकी रूलिंग पार्टी है वो क्वेश्चन नहीं कर सकती है. हाँ, क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन वहां पर भी एक डिग्निटी होती है. अब यहाँ पर एक इंसिडेंट की बात की गई, इसको मेंशन किया गया है कि एक टाइम पर क्या हुआ था, जब मधु दानवाटे, यहाँ पर मेंशन किया, एक इंसिडेंट हुआ था. जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो स्पीकर थे उनको एक नोटिस सेंड किया, एक नोट सेंड किया कि सर आई हैव अ अर्जेंट वर्क विद यू, विल यू कम टू माय चैम्बर. मतलब उन्होंने क्या लिख के दिया कि सर आपसे मेरा एक बहुत ही अर्जेंट काम है, क्या आप मेरे चैम्बर में आएंगे. तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि आपके जो स्पीकर हैं आप उनको डायरेक्टली अपने चैम्बर में आने के लिए ऐसा नहीं कह सकते. इसके लिए उन्होंने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मतलब कि इसके लिए माफी मांगी थी. उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था
कि हाउएवर इफ यू हैव एनी वर्क यू आर वेलकम टू माय चैम्बर। उनके प्लेस पर मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई काम है तो आप हमारे चैम्बर में आ सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्हें यहाँ पर मतलब कि ऑर्डर नहीं दे सकते, चाहे आप रूलिंग पार्टी हो, पीएम हो या फिर कोई भी हो। इसके लिए फिर उन्होंने अपॉलॉजीज की थी, मतलब यहाँ पर माफी भी मांगी थी। ओके, सो देखिए ये सिर्फ एक थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस टाइप था, ऐसे भी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट मूव करते हैं अब बांग्लादेश, वन पार्टी स्टेट एंड इंडियाज ऑप्शन। अब यहाँ पर बांग्लादेश की बात की जा रही। बांग्लादेश क्या है, आपकी नेबरिंग कंट्री है, ये आप सभी को पता है। हाल ही फिलहाल में अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश में यहाँ पर जो शेख हसीना साहब थी उनका फिर से यहाँ पर मतलब कह सकते हैं वो फिर से उन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है, अब उनकी पार्टी यहाँ पर रूल करेगी। सो इंडिया हैज ज्वाइंड by China and Russia in the congratulating Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina on her return to power in yet another election। तो यहाँ पे जैसे कि चाइना ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, रशिया ने किया, और उसी के चलते इंडिया ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। ओके, तो अब देखिए फिर से वहीं पर ये बात आ जाती है क्या कि आप देखेंगे कितने टर्म्स हो चुके हैं कंटिन्यूसली। यहाँ पर रिकॉर्ड में देखा जाए तो इट इज अ 5th टाइम, है ना। हसीना जो यहाँ पे बैक उनकी जो पावर में वो फिर से वापस आई है, सो इट इज अ 5th टाइम, है ना। कंटिन्यूसली वो 4 उनका जो रिजीम रहा 4 इन द रो आप कह सकते हैं। सो इंडिया स्टैंड अश्योर्ड ऑफ कंटिन्यूटी इन द एक्सीलेंट बायलैटरल रिलेशनशिप इट हैज विद बांग्लादेश। तो इससे यहाँ पर क्या इंश्योर होता है कि हमारे जो बांग्लादेश के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप है वो एक तरीके से क्या रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, एक्सीलेंट लेवल पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नेशनलिस्ट पार्टी जमात ए इस्लामी कोलिजन अनलाइक चाइना एंड रशिया, इंडिया इज अ फंक्शनल डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, आपकी एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन के टाइप के जो मतलब कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इंडिया का क्या है, आपका डबल स्टैंडर्ड है, डबल फेस है। वो क्या करता है, डेमोक्रेसी घर में तो उसके यहाँ डेमोक्रेसी है इंडिया में, लेकिन अगर हम बाहर बात करें तो वो क्या करते हैं, ऑटोक्रेसी को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी का मीनिंग ये हो जाता है कि मतलब एक ही पार्टी आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पर रूल कर रही है, अपोजिशन पार्टी से यहाँ पर कोई भी आ ही नहीं रहा है। तो इशू ऑफ इरेगुलरिटीज की बात की जाए, सो द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी हैविंग to back a friendly government sustained by 3 highly controversial elections set uneasy on India's image as a global big player। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एंटी इंडिया के जो सेंटीमेंट्स हैं बांग्लादेश में ऑल टाइम हाई रहते हैं, इसमें नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, है ना। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं अभी ये जो यहाँ पर शेख हसीना जी फिर से वापस आई हैं, उनकी जो रिजीम है, उनकी जो पार्टी है वो फिर से वापस यहाँ पर मेजोरिटी में आई है, प्राइम मिनिस्टर वो बन चुकी हैं। तो उनका एक तरीके से कि इंडिया सपोर्ट फॉर an increasingly autocracy regime sustained by rigged and non-participatory election has not done well, especially with the youth। 60% of the population in Bangladesh is below 25 years। अब एक्चुअली यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी की बात करते हैं, बांग्लादेश में अपोजिशन पार्टी में एक्चुअली हुआ ये है कि उनकी जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने क्या किया है कि जो आपके माइनर बच्चे थे, मतलब उनकी एज जो 18 ईयर से कम थी, उनसे यहाँ पर वोट डलवाया जा रहा था, ये सारी चीजें करवाई जा रही थी। तो इस तरीके के फॉल्ट चीजें की जा रही थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश में कोई स्ट्रांग आपका अपोजिशन नहीं है, मेंबर ही नहीं है, जिससे हम यहाँ पर क्या कर सके, डील कर सके। इसलिए हमने देखा, और उनके ऊपर हम बात करते हैं कि यहाँ पर उनके मैसिव करप्शन भी देखने को मिलता है, लार्ज स्केल बैंक डिफॉल्ट्स हैं, एक्सटेंसिव मनी लॉन्ड्री है, मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी और एबनॉर्मल प्राइस राइज यहाँ पे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हसीना जी की गवर्नमेंट में। बट ये सारी चीजें, सारी जो क्वेश्चंस हैं, ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा भी ये फेस की जाती है। वहां की जो आवामी लीग है, जैसे कि उनका स्टॉक मार्केट स्कैम है, लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक डिफॉल्ट्स हैं, नाउ इलेक्टोरल फ्रॉड। यहाँ पे इन्होंने इलेक्टोरल जो अंडर एज चिल्ड्रन थे उन्होंने कैमरा में उनसे वोटिंग करवाते हुए इनको पकड़ा गया था। तो ये आपकी जो आम लीग पार्टी है उसकी तरह यहाँ पर बातचीत की जा रही। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि देखिए कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अब देखिए अभी तो हमने बात कर ली कि ये सारी चीजें हो गई। अब उसके साथ साथ ये कहा जाता है इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, कि इंडिया के पास जैसे कि अभी हम मान सकते हैं कि ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास क्या अभी एक ट्रस्टेड फ्रेंड है ना। अगर हम रिकॉल करते हैं हमारे यहाँ पर 1975 की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है। उसके बाद हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें बांग्लादेश हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब जैसे आप सभी को पता है, ठीक है, मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स में अभी इस टाइम की क्या सिचुएशन है, वी ऑल नो दैट। ओके, सो इंडिया बैटिंग विथ इट्स वेस्टर्न अलाइज ओवर बांग्लादेश विल
be a considerable diplomatic cost at a time when a New Delhi needs them, keep China in a check। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडरेबल हो सकता है डिप्लोमेटिक कॉस्ट, हम मतलब अगर हम बांग्लादेश को यहाँ पर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा जो हमारी वेस्टर्न अलाइज है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को चेक करने के लिए, इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कंसिडरेबल कॉस्ट हमें फेस करना पड़ सकता है, बट ऐसा यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा। ओके, सो बट इट इज पुअर कंपनसेशन फॉर द एक्चुअल लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस। जनरली अगर हम सेक्युलर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए, इंडिया को यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज आर एंटीबायोटिक्स ओवर प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया। अब यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं किसकी, AMR की। ये आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं रिपीटेड आर्टिकल है। देखिए अगर आप डेली यहाँ पर न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगी एक चीज की, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, रिपीटेड आर्टिकल्स मिलते हैं। AMR को हमने कितनी बार तो नहीं पढ़ा होगा, मालदीव्स का ये जो इश्यू आ रहा है, मालदीव्स और इंडिया का, इसको हमने कितनी बार नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप डेली अगर इसको फॉलो अप करते हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पर नया नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब कि जो आपके आर्टिकल्स है रिपीट होते जाएंगे, लेकिन उन रिपीटेड टॉपिक्स को हमें कैसे यहाँ पर प्रिपेयर करना है वो हमारे लिए सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की बात करते हैं। सो रिसेंटली फाउंड आउट दैट ओवर हाफ ऑफ द नियरली 10,000 हॉस्पिटल पेशेंट सर्वे फॉर अ स्टडी। यहाँ पे 10,000 जो हॉस्पिटल्स थे और पेशेंट्स थे वहां पर उनके ऊपर सर्वे किया गया और ये कहा गया है कि उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है टू प्रिवेंट द डिसीज। अगर कोई भी नॉर्मल डिसीज है तो उस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विदाउट वो डिसीज, आपका जो बैक्टीरियल डिसीज है वो डायग्नोस नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर टोटल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कंफर्मेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो डिसीज है वो इस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है या फिर इस वायरस के कारण यहाँ पर हो रहा है। बट हमने क्या किया, डॉक्टर्स ने क्या किया, व्हाट दे हैव डिड दैट दे डिस्क्राइब द antibiotics. So the survey mapped patients treated on 1 of 5 day each 20 tertiary. So यहाँ पे it is found that, अब ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या डेटा निकल कर आता है कि 55% of the patients surveyed were prescribed antibiotics as a prophylaxis. तो यहाँ पर जो 55% है उन्हें यहाँ पर एज अ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब कि ये जो आपका बैक्टीरियल डिसीज ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। ओनली 4% में प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू एक्चुअली ट्रीट इन्फेक्शन। सिर्फ यहाँ पे 45% जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स डिस्क्राइब किया गया है वो उनकी बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करने के लिए डिस्क्राइब किया गया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ड्रग्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द specific bacteria. So this is a worrying as India carry one of the largest burden of drug resistant pathogens worldwide. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब टेंशन की बात है, आप कह सकते हैं वरी की बात है कि क्योंकि इंडिया में क्या है, आपके इंडिया सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लार्जेस्ट बर्डन है जो आपके ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस है ना, मतलब कि आप कह सकते हैं जो आपके वायरस और बैक्टीरिया है, ड्रग रेजिस्टेंस वायरस एंड बैक्टीरिया, उनको इंडिया क्या करता है, आपका यहाँ पर कैरी करता है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर हम बात करते हैं उसका जो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, और अगर इंडिया में ही आपके इतने सारे ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस दिख जाएंगे तो हम उनको ट्रीट कैसे करेंगे। सो व्हाट इज AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, इसकी पहले हम बात करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट टू विच दे वर फर्स्ट सेंसिटिव। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एंटीबायोटिक्स लिया, लेकिन जो भी हमने जिस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक लिया वो उस पर क्या कर रही हो, काम ना कर रही हो, हमने उसको खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीवर की दवा ले रहे हैं लेकिन आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो यहाँ पर वायरस और बैक्टीरियाज हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं उस मेडिसिन के तहत। तो इसके तहत उन्होंने क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है अपनी बॉडी में। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करते हैं हम कौन कौन से बैक्टीरिया आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंडर आते हैं। ई कोली, क्लेप्सलीला, एनिस्टोबैक्टर, स्टेफो, साइलेंट अकर, ओरिना और इंटरोकोस। तो ये कुछ यहाँ पर बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके AMR की कैटेगरी में अंदर आते हैं और इंडिया में इनका जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है। सो हायर पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ आउटकम्स ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो इंडिया में क्या है, इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं उनका जो नंबर है धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है। सो इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन है, हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स दिखाई देते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं, द इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन अ नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सब ये जो आपका AMR है वो क्रिएट कैसा होता है,
मतलब कि हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आया कैसे। तो सबसे पहले ये है कि हम जो हमारी नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, है ना, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वो जो कोई बीमारी है लेकिन उसमें कोई बैक्टीरिया का रोल नहीं है, बट स्टिल हमने क्या किया, एंटीबायोटिक्स ले लिया। तो इससे क्या होता है कि वो एक काउंटर यहाँ पर क्रिएट होता है। सेकंड, इनएडिक्वेट लेबोरेटरी फैसिलिटीज टू इन्फॉर्म क्लिनिशियन रैपिडली अबाउट व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनएडुकेट यहाँ पर जो लैब है हमारे, उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है कि वो जो क्लिनिशियंस हैं उनको रैपिडली यहाँ पर बात करें, बताएं कि इस एंटीबायोटिक्स का यूज करने से ये होगा और इसका यूज करने से ये होगा। थर्ड, यहाँ पे लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इन एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज कैसे करना है इसमें कोई भी हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है। फोर्थ, हम बात करते हैं इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ AMR एंड कंट्रोल ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस बाय हेल्थ सिस्टम इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग। तो यहाँ पर इतनी रिपीटेड वार्निंग आती है कि आपको एंटीबायोटिक्स का यूज यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, बट स्टिल हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। सो लास्ट वन इज इंसेंटिवाइजेशन ऑफ प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करती रहती हैं। सो इसका यही बात किया जा रहा है कि अगर हम इनएप्रोप्रिएट यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो ये क्या करेगा, जो ह्यूमन इन्फेक्शन है उसके साथ साथ एनिमल और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक तरीके से रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा और हमारे लिए बहुत ही ये प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। ओके, सो इसके लिए हमें ये हमारे लिए क्या एक इमीडिएट थ्रेट है। आप सभी को यहाँ पर पता होगा 75% यहाँ पे जो पेशेंट पर सर्वे किया गया है जिसको ई कोली और क्लेस्बा इन्फेक्शन है, वो हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट है, लेकिन यहाँ पर उनको हम क्यों नहीं सेव कर पा रहे हैं, उनका जो ये बैक्टीरियल जो डिसीज है उसको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। ओके, सो इसके लिए हमें यहाँ पर हाई रूल और टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी कमेटी की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकें, यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इसकी कंटेमिनेट जो इसके लिए हम रूल लेकर आ सकें, इसका यूज कैसे करना है, तो इन सारी चीजों पर यहाँ पर बात की गई है। सो देयर इज नीड टू बी रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सब एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एंटीबायोटिक्स का जो रिजर्व है उस पर यहाँ पर उसका जो एक्सेस उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे। सो इवन विद इन द कंट्री स्टेट्स विद गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैव लोअर AMR। हम कंट्री की बात करते हैं, स्टेट्स में भी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है यहाँ पर जो हमारा AMR होता है उसको लो करना होगा। AMR क्या है आपका, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड की तरफ आगे बढ़ना होगा। सो प्लान एक्सपेंडिचर, स्ट्रक्चरल डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट विल हेल्प। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। अब इसमें एक बॉडी की बात की गई है, NCDC। अभी बॉडी क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा इसमें इसकी हिस्ट्री अगर हम उठाकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। पहले ये क्या था, फॉर्मली अगर हम नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की बात करते हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन था, इसका नाम क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, NICD इसका नाम था। ठीक है, ये कहाँ पर था आपका, पहले हिमाचल प्रदेश में 1909 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है और 1927 में इसको रीनेम किया जाता है मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया। पहले क्या था, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, उसके बाद इसका जो नाम होता है वो चेंज होकर 1927 में मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया रखा जाता है। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दिल्ली में शिफ्ट होता है 1938 में। उसके बाद इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रखा जाता है। पहले मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया था, अब फिर मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रखा जाता है। उसके बाद हमने बात किया इसमें क्या होता है, द व्यू ऑफ ड्रास्टिक रिडक्शन अचीव इन द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया अंडर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। फिर हमारा क्या आता है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आता है, जिसके अंडर जो मलेरिया के इंसिडेंस होते हैं उसको हमने क्या किया था, रिड्यूस कर लिया था बहुत ही बड़े लेवल पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ये जो इंस्टीट्यूट है आपका मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको हम और ज्यादा इसकी जो एक्टिविटीज उसको एक्सपेंड करेंगे और ज्यादा इसको बढ़ाएंगे, और जो भी अदर कम्युनिकेबल डिसीज है उसको भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। सो इन 1963 क्या होता है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज को यहाँ पर कुछ इसमें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके शोल्डर में रखी जाती हैं। एंड फाइनली इन 2009 में NICD को यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, ये यहाँ पर से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है।
ओके, सो इसका फंक्शन क्या क्या है इस एजेंसी का अगर हम बात करते हैं, सो इट फंक्शन एज अ नोडल एजेंसी इन द कंट्री फॉर डिसीज सर्विलेंस, फैसिलिटेटिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको कंट्रोल करना, उसका सर्विलेंस करना, जितनी भी डिसीज इंडिया में है तो उसका ये काम करना किसका होता है, आपका एनसीडीसी का होता है। इट कोऑर्डिनेट विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करती है और जो भी डिसीज सर्विलेंस है, आउटब्रेक अगर होता है सो उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर किया जाता है और उससे हम किस तरीके से आउटब्रेक से कॉम्बैट कर सकते हैं इसका यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाता है। इट ऑल्सो डील विद AMR, जैसे अभी हमने बात की, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से भी डील करती है। इसके क्या फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस पर यहाँ पर फोकस करती है। तो आई होप आपको ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटीज महाराष्ट्र टॉप स्टेट लिस्ट। अब यहाँ पर आपका सर्वे हुआ है और इस सर्वे में मतलब कि इंडिया एट द एनुअल क्लीन सिटी सर्वे की बात करते हैं 2023 का ये जो अवार्ड गया है, तो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर क्लीन कोई भी सिटी है क्लीनेस्ट सिटी तो वो इंदौर है। उसके बाद यहाँ पर सूरत है, देन नावी मुंबई, ग्रेटर विशाखापट्टनम एंड 5th नंबर पर भोपाल। तो ये आपकी 5 क्या है क्लीनेस्ट सिटीज है। स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट में सबसे जो ज्यादा क्लीन स्टेट है वो इट इज अ महाराष्ट्र, देन MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड तेलंगाना। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा जो रैंकिंग है तो इनको स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड प्रोवाइड किया गया है 2023 में। तो अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर की अगर वी टॉक अबाउट इंदौर, सो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स। तो मतलब 7 सालों से लगातार इंदौर क्या है आपकी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री के उसमें उसको अवार्ड यहाँ पर मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज Maldives China commit to greater strategic cooperation, sign 20 memorandum of understanding। अगर हम अब बात करते हैं किसकी, मालदीव्स की और चाइना की, तो यहाँ पर अब ग्रेटर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हो रहा है। यहाँ पर आपके 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर साइन हुए। सो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मिजुजी विजिट टू the two countries agreed to draw upon an action plan for building China Maldives strategic partnership। यहाँ पे चाइना और मालदीव्स की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फ्रॉम 2024 to 28 इसको बिल्ड करने के लिए यहाँ पर एक्शन प्लान को बिल्ड किया गया है। बीजिंग सेड इट फॉर्मली अपोज एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन मेयर्स इंटरनल अफेयर। यहाँ पर बीजिंग ने भी मतलब चाइना ने ये कहा है कि फॉर्मली अपोज करता है कि मालदीव्स में अगर कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है। अब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से समझ में आ ही रहा होगा कि किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि अगर कोई माल्स के मतलब कि मालदीव्स के इंटरनल अफेयर में यहाँ पर क्या करता है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आता है तो इसको चाइना क्या करेगा, फॉर्मली अपोज करेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालदीव्स और चाइना के बीच में कितने ज्यादा यहाँ पर जो ये दोनों आपस में कितने ज्यादा यहाँ पर क्लोज आ रहे हैं। ओके, तो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डार्क फाइबर। सो इसमें हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड एंड फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसमें जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है सेबी बैन्स द यूजेस ऑफ डार्क फाइबर इन इंडिया, ये आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर देखेंगे डार्क फाइबर के बारे में, तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज ओवरटर्न द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फाइन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द डार्क फाइबर केस। तो यहाँ पर एसएटी ने क्या किया है, जो आपका सेबी था उसको यहाँ पे चेंज कर दिया है। पहले सेबी था, उसके बाद अब ये चेंज हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूपीएससी। तो इसमें आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें भी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, ये आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। सो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, इनके फंक्शन क्या क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सेलेक्टिंग थ्रू इंटरव्यूज, यहाँ पे इंटरव्यूज के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं उनका प्रमोशन, डेप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी ऐसा नहीं करती, यूपीएससी करती है, तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।